नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 6 की NCERT भूगोल यानी द ज्योग्राफी की NCERT में सौरमंडल में पृथ्वी, सौरमंडल हमारा है, उसमें पृथ्वी कैसी है, कहाँ है, सौरमंडल क्या है, सारी चीज़ें समझी। यानी ग्रह, तारा, उपग्रह, सारी चीज़ें परिभाषा प्रथम अध्याय में आ जाती हैं। दूसरा ग्लोब समझा, उसमें अक्षांश और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड्स हमने समझे। और मतलब अक्षांश यानी लेटीट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स हमने समझे। फिर हमने पृथ्वी की गतियाँ, घूर्णन और परिक्रमण दोनों समझी। फिर मानचित्र समझा। और अब हम समझेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करवाना चाहूँगा मानचित्र वाला अध्याय। तो हम बढ़ते हैं मानचित्र वाले अध्याय की ओर। और मानचित्र वाला अध्याय जो है अध्याय संख्या 4 हैं, और इससे पूर्व ये 3 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। दूसरा अध्याय आया है अभी। तो एक सेकंड रुकिएगा, मैं अध्याय पर पहुंच जाता हूं, फिर हम शीघ्र इसे शुरू करेंगे। मानचित्र वाला अध्याय 24 पेज संख्या 24 पर है। तो ये रहा मानचित्र, अध्याय का नाम मानचित्र है। इसमें हम क्या समझेंगे, मानचित्र में जो चीज़ें समझेंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। हमने पिछले अध्याय में देखिए ग्लोब का महत्व पढ़ा, ठीक, और ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं भी समझी कि भाई ग्लोब जो है वो पृथ्वी की वास्तविक स्थिति को समझा सकता है। मतलब अगर बड़े स्तर पे देखना हो तो ग्लोब काम का, लेकिन अगर सूक्ष्म स्तर पर देखना तो मानचित्र काम में लेना पड़ेगा। मतलब ये जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब से कर सकते हैं, लेकिन जब पृथ्वी के किसी एक भाग जैसे किसी देश, किसी राज्य, किसी जिले, किसी शहर, किसी गांव के अध्ययन की हमारी इच्छा है तो हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं होता है ग्लोब। ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, मानचित्र का। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र क्या होता है, परिभाषा बता रहा हूँ। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का, पृथ्वी की सतह का या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है, मानचित्र। लेकिन ये गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, क्योंकि पृथ्वी वैसी है कि इसकी जो सतह है उसको पूरी तरह से जो है चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को तथा कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब हम कुछ मानचित्रों को एक साथ रख देते हैं तो वह एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमानों से खींची गई अलग अलग मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ नीचे वर्णित हैं। जिस सबसे पहला है भौतिक मानचित्र, फिर है राजनीतिक मानचित्र, फिर है थीमेटिक मानचित्र, और फिर 3 प्रकार के मानचित्रों को हम समझते हैं। सबसे पहला मानचित्र हमारे यहाँ भौतिक मानचित्र। प्रकृति की पृथ्वी की जो भौतिक आकृति है, प्राकृतिक आकृतियां हैं, जो पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि दर्शाने वाले मानचित्रों को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसका एक और नाम भी है उच्चावच मानचित्र। उच्च अवच या उच्चावच, जैसे भी लिखा है उच्च आवच या जो भी है, इसका देख लेना उच्चावच मानचित्र। दूसरा मानचित्र है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा सीमाओं का निर्धारण करने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो ये दूसरा मानचित्र। तो हम जो भारत का जनरली मानचित्र देखते हैं वो राजनीतिक मानचित्र, जिसमें भारत अलग है, पाकिस्तान अलग है, नेपाल अलग है, भूटान अलग है, श्रीलंका अलग है, बांग्लादेश अलग है, म्यांमार अलग है। ये सीमाएं दिखा रखी हैं, हिंद महासागर है, फला ढिमका। लेकिन प्रकृति में वास्तविक रूप से ऐसा कुछ भी विद्यमान नहीं है, केवल राजनीतिक मानचित्र होता है। प्रकृति में जो वास्तविक रूप से उपस्थित होता है उसे हम भौतिक मानचित्र की संज्ञा देते हैं। इसके पश्चात हम समझते हैं थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र। तो इस तरह के मानचित्र जो होते हैं वो थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर हम उनका उचित नामकरण करते हैं। मानचित्र के लिए 3 घटक प्रमुख होते हैं। 3 घटक कौन कौन से मानचित्र के लिए प्रमुख होते हैं, कोई भी मानचित्र हो, सभी के लिए ये सबसे प्रमुख घटक होते हैं। सबसे पहली दूरी, दूसरी दिशा, तीसरा प्रतीक। 3 घटक जरूरी होते हैं, दूरी, दिशा, मानचित्र। तो समझते हैं दूरी क्या है। मानचित्र एक आरेखन होता है, पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है, तो हम कह सकते हैं वो मानचित्र हैं। मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है
ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। मतलब ये तभी संभव हो सकता है, कागज़ को एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता है। छोटा स्तर जो है लेकिन एक वास्तविक चित्र की तरह बड़े स्तर की दूरी को दर्शाता है। तो दूरी जो मानचित्र में है बेहद महत्वपूर्ण होती है। पैमाना कहते हैं उसे, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी मानचित्र पर दिखाई गई वास्तविक दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं विद्यालय और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, मानचित्र पर हमें इसे 2 सेंटीमीटर में दर्शाना है। तो इसका अभिप्राय है कि 2 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर दर्शाना, यानी 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर की दूरी आ जानी चाहिए। आपके रेखा चित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर आपको लिखना है। इस प्रकार पैमाना किसी भी प्रकार के लिए किसी भी प्रकार से दर्शाया जा सकता है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको पैमाने की जानकारी हो जाए तो मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता आसानी से लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीपों देशों को कागज पर दिखाना हो तो हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 5 सेंटीमीटर के लिए 500 किलोमीटर की दूरी दर्शाई जाती है। तो 5 सेंटीमीटर में 500 किलोमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में आपको 100 किलोमीटर की डिस्टेंस दर्शानी है। और इस प्रकार छोटे पैमाना वाला मानचित्र वो कहलाता है। जब हम एक क्षेत्रफल वाले भाग को बड़े गांव या शहर को कागज पर दिखाना चाहते हैं तो बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। मतलब ये है कि किसी गांव या शहर को हमने मान लो कागज पर दिखाना है। जब हम एक छोटे क्षेत्रफल वाले गांव या शहर को कागज पर दिखाना चाहते हैं तब हम बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। 500 मीटर के लिए 5 सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार मानचित्र के बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहा जाता है। छोटे पैमाने वाले मानचित्र का मतलब क्या है कि ज़्यादा डिस्टेंस को कम आंकड़ों में दर्शाते। 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में, यानी 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में। इसकी बजाय 5 सेंटीमीटर में अगर मान लो 500 मीटर हैं तो 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर बने, 100 किलोमीटर बने। क्षमा कीजिएगा, छोटे पैमाने वाले मानचित्र में 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर है। अगर 500 मीटर कर दें किलोमीटर की जगह और 5 सेंटीमीटर दर्शाएं तो 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर आते हैं। ये बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र यानी कि आप जो 500 मीटर में गांव को दर्शाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब समझते हैं दूसरा जो फैक्टर होता है वो दिशा। अधिकतर मानचित्रों पर ऊपर दाहिनी तरफ तीर, दाहिनी और तीर करके निशान बना दिया जाता है, जिसके ऊपर लिखा था ऊ। मतलब ऊपर की तरफ तीर करके निशान, ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिस पर ऊ लिखा होता है। ऊ का मतलब उत्तर और तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। उत्तर रेखा कहते हैं इसे हम। और जैसे पूर्व पश्चिम दक्षिण का पता लगा सकते हैं इससे, ठीक है। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दिखाया जाता है। ये प्रधान दिग बिंदु कहलाते हैं। दिग बिंदु कहलाते हैं प्रधान 4 दिशाएं। इनके बीच की दिशाएं जो हैं उत्तर, जो भी आप समझते हैं, इन बीच की दिशाओं वाली मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। अब हम समझते हैं तीसरा मुख्य फैक्टर मानचित्र का है वो है प्रतीक। किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़क, पुलों, वृक्षों, रेल पटरियों, कुओं को दिखाना संभव नहीं है। इसलिए हम कुछ विशिष्ट आकृतियों का प्रयोग करते हैं, जैसे आकृति, डैश डैश वाली लाइन, 2 पैरेलल लाइन। सड़क के लिए रेलवे लाइन और बड़ी लाइन के लिए देखिए, रेलवे लाइन जो है उसके लिए एक मतलब काली लाइन, पूरी क्या कह सकते हैं, पूरी काली भरी हुई लाइन लगाते हैं, बीच बीच में खाली डैश छोड़ते जाते हैं। ये पटरी को दिखाता है। मीटर लाइन है तो मान लो मीटर लाइन के लिए क्या करेंगे, एक लाइन और उसमें फिर आपने जो वो पूर्णांक वाली रेखा देखी उसमें वो डैश बने होते हैं, 1 2 3 नंबर लगे होते हैं, इस तरह की लाइन, ठीक है। रेलवे स्टेशन अगर मान लो किसी के लिखा हो ना तो पटरी के पास में एक कोष्टक बना के उसके बीच में डब्बा बना देंगे लाल कलर का, उसको RS कह देंगे। फिर पक्की सड़कों के लिए 2 पैरेलल लाइन बनेगी, कच्ची सड़कों के लिए 2 पैरेलल लाइन लेकिन डैश डैश में। सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो होती हैं वो किस तरह से होती हैं, देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक डैश फिर बिंदु, फिर डैश फिर बिंदु, इस तरह की रेखा होती है बड़े स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय हो तो बड़ी घाटी लाइन और डैश डैश बिंदु, बिंदु के साथ साथ डैश बिंदु, इस तरह के। राज्यों की सीमा हो तो पतली लाइन में डैश बिंदु, और जिला हो तो डैश डैश में बिंदु दर्शाई जाती हैं। नदी के लिए नदी बनाई जाती है, कुएं के लिए एक काला बिंदु दर्शाया जाता है बड़े कलर का। तालाब के लिए तालाब बनाने के लिए एक आसमानी रंग से भर देंगे और इसके चारों ओर काले रंग की पट्टी बना देंगे।
नहर के लिए दो समानांतर लाइनों के ऊपर से अलग ऐसे लाइन बना देंगे। पुल के लिए इस तरह का चित्र बना देंगे। मंदिर, मस्जिद और इन सब के लिए अलग अलग आकृतियाँ दर्शा देंगे। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ लिख देंगे। पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस के लिए पीटीओ लिख देंगे। पुलिस स्टेशन के लिए पीएस लिख देंगे। रेलवे स्टेशन के लिए आरएस लिख देंगे। कब्रिस्तान के लिए लाल रंग में इस तरह की आकृति बना देंगे और बस्ती के लिए इस तरह की आकृति बना देंगे। पेड़ और इस तरह के चित्रों के लिए इस तरह की आकृतियाँ बना देंगे। तो प्रतीक जो है बेहद महत्वपूर्ण है, इनकी सहायता से हम सारी चीज़ें समझ सकते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग से संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। कुछ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए थे और मैंने आपको बता भी दिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहमति के साथ बनाए गए प्रतीक हैं। और ये एक चित्र जो है बेहद महत्वपूर्ण है। इस चित्र में आपको समझना है। इस चित्र को तो आप भौतिक रूप से देख सकते हैं, ऑडियो आर्टिकल में तो सुन नहीं सकते। तो इस चित्र की सहायता से आपको क्या समझना है कि भाई नदी का चित्र कैसे बना हुआ है, मंदिर कैसे हैं, इस आकृति का यहाँ क्या मतलब है। तो ऊपर दिए गए चित्र हैं, उनके साथ मिलान करके आप यहाँ समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। मतलब रेखा चित्र होता है वो केवल एक खाका होता है, ठीक है। मानचित्र होता है मापा हुआ चित्र होता है। रेखा चित्र यूं ही होता है। कभी कभी किसी स्थान एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता होती है, वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के साथ सापेक्ष दिखाने की जरूरत होती है। मान लीजिए आप एक मित्र के घर जाना चाहते हैं और आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, आपका मित्र आपको घर बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है और रेखा चित्र मानचित्र कहलाता है। ऐसा रेखा चित्र जो है मानचित्र कहलाता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। अब हम खाका समझते हैं। देखिए, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। बहुत छोटा सा क्षेत्र है और बड़े क्षेत्र में दिखाना चाहते हैं तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कह देंगे खाका। बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, कमरे की लंबाई चौड़ाई जिससे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने का एक रेखा चित्र खींचते हैं जिसे खाका कहते हैं। अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं, पहली बात बताइए। मानचित्र के 3 घटक हैं, एक तो दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा प्रतीक। प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 4 दिशाएं प्रधान दिग बिंदु कहलाती हैं। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। मानचित्र के पैमाने से मतलब है कि बड़े स्तर की वास्तविक स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी, वास्तविक दिशा को छोटे पैमाने पर दर्शाने की स्थिति को वास्तविक पैमाने से मानचित्र का पैमाना है। पैमाना का मतलब है बड़े स्तर की दूरी को छोटे पैमाने पर दिखाना। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं, क्योंकि ग्लोब की स्थिति से हम पूरी पृथ्वी के अक्षांश देशांतरों को और बहुत सारी स्थिति को समझ सकते हैं, लेकिन जो मानचित्र होते हैं वो किसी एक विशिष्ट भूभाग के बारे में और अधिक जानकारियां प्रदान करता है। मानचित्र एवं खाका के बीच का अंतर बताइए। मानचित्र जो होता है, एक मानचित्र का मतलब क्या है, एक वास्तविक पैमाने को लेकर के किसी कागज के एक छोटे भाग को दर्शाया गया भाग, और खाका क्या होता है, एक छोटे भाग को बड़े रूप में दर्शाया गया मतलब चित्र, वो खाका कहलाता है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, तो मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है उसको हम कहते हैं खाका। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। प्रतीक जब किसी मानचित्र को हम बनाते हैं तो कहाँ पर भवन है, क्या पर सड़क है, रेलवे लाइन है वगैरह, तो उस तरह की चीज़ों को हम वास्तविक रूप में नहीं दर्शा सकते, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति से बने हुए कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हमें वो सहायता प्रदान होती है। पहला प्रश्न समाप्त होता हुआ दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर की जगह चिन्हित कीजिए राइट का स्थान। वृक्षों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं। वृक्षों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को हम कहते हैं भौतिक मानचित्र या थीमेटिक मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र। वृक्षों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को, जैसे भौतिक मानचित्र का क्या है, पठार, भूभाग, इस तरह की चीज़ें दर्शाई जाती हैं इसमें। थीमेटिक मानचित्र क्या था, एक सेकंड रुकिएगा, मैं थीमेटिक मानचित्र आपको वापस समझाता हूँ। थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं, सड़क, वर्षा, वन उद्योगों आदि के चीज़ों को दर्शाने के लिए वर्षा मानचित्र, सड़क मानचित्र, वन और उद्योग आदि के विवरण को दर्शाने के लिए थीमेटिक मानचित्र काम में लिया जाता है। भौतिक मानचित्र में पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, इस तरह की चीज़ें दर्शाई जाती हैं। राजनीतिक मानचित्र में सीमा का निर्धारण किया जाता है। तो मुझे लगता है कि वनों को दर्शाने के लिए थीमेटिक मानचित्र काम में लिया जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, नीले रंग का इस्तेमाल किससे दिखाने में किया जाता है। जलाशयों को, पर्वतों को, मैदानों को।
मैदानों को हरा दिखाया जाता है, पर्वतों को शायद क्या कह सकते हैं, भूरे रंग में दिखा सकते हैं, और जलाशयों को नीले रंग में कहते हैं। दुख सूचक का उपयोग क्या किया जाता है, प्रतीक को दर्शाने के लिए, मुख्य दिशा को दर्शाने के लिए, या दूरी मापने के लिए। दिशा दर्शाने निर्देश सूचक काम आता है। पैमाना आवश्यक किसके लिए, मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। प्रतीकों के लिए कोई पैमाना नहीं जरूरी है, रेखा चित्र के लिए भी कोई पैमाना नहीं है, मानचित्र के लिए पैमाना आवश्यक है। बिना पैमाने के बनाए उसको हम रेखा चित्र कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले अध्याय के, तब पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। यहाँ मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलकर के एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं, जहाँ पर वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जैसे हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प इत्यादि सम्मिलित हैं। ग्रीक भाषा में लीथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, और यूडर का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ होता है जीवन। और इस प्रकार इन मंडलों के नाम पढ़ते हैं अलग अलग। तो अब हम मंडल की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की ऐसी सतह पर जहाँ पर तीनों घटक एक आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अलग अलग भाग है। पृथ्वी जिस मंडल पर ठोस भाग है वो भूमंडल, और फिर भूमि वाला मंडल मतलब वायुमंडल, और फिर जलमंडल। और जीवमंडल एक ऐसा सीमित क्षेत्र है जहाँ जल, स्थल और हवा तीनों मंडल एक साथ काम करते हैं, वो जीवन वहाँ पर जीवमंडल बन जाता है। तो ग्रीक भाषा में लीथास का मतलब पत्थर, एटमास का मतलब वाष्प, और यूडर का मतलब जल, तो बायोस का अर्थ जीवन। अब हम समझते हैं भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। ये भूप्रपट्टी की चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह मुख्य 2 भागों में बांटा जाता है। इसे बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के रूप में कहते हैं, और छोटे भूभागों को बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, और क्या स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्र का जल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से माना जाता है, जिसे शून्य माप कहा जाता है। और यहाँ पर एक चित्र जो है बेहद महत्वपूर्ण है, इस चित्र को समझना आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चित्र में आपको प्रशांत महासागर दिखाया हुआ है, और सारे महाद्वीप दिखाए गए हैं। दक्षिणी महासागर जो है, दक्षिणी महासागर के बाद दक्षिणी ध्रुव आता है। दक्षिणी ध्रुव पर जो पृथ्वी का भूभाग विद्यमान है उसे हम अंटार्कटिका कहते हैं, और अंटार्कटिका महासागर जो है वो विद्यमान है। और एशिया महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, यूराल पर्वत कहते हैं। यूराल अलग करने वाली श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, यूराल पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और इसके अलावा अफ्रीका और यूरोप के मध्य के सागर को भूमध्य सागर कहते हैं, ठीक है। और अफ्रीका, यूरोप और एशिया तीनों एक दूसरे के पास रहे, और उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका एक दूसरे से मतलब थोड़े से जुड़े हुए हैं, अलग हैं। और ऑस्ट्रेलिया तीन सबसे अलग हैं। ऑस्ट्रेलिया, हालांकि ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग जो है एशिया से मिलता है। 7 महाद्वीपों में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप दक्षिण में भारत, और उत्तर में रूस ऊपर, और पश्चिम में यूराल पर्वत, और इधर देखें अफ्रीका की तरफ तो ये फैला हुआ है इस तरफ, ठीक है। इस तरह दक्षिण में भारत, और दक्षिण पूर्व में अगर देख लें तो दक्षिण पूर्व में ये ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपने आप में एक महाद्वीप है, ठीक है। यहाँ मैं आपको कुछ पर्वत श्रृंखलाएं बताऊंगा जो अलग अलग मतलब पाई जाती हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में जो यूरोप से अलग करती है वो है यूराल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। यूरोप को एशिया से अलग करती है, उसका नाम है यूराल पर्वत श्रृंखला। और इधर भारत के मतलब भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो उसके उत्तर में स्थित जो पर्वत श्रृंखला उसका नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो एशिया में 2 पर्वत श्रृंखलाओं का नाम मैंने लिया है, ठीक है। और कहाँ कैसे विद्यमान है बता चुका हूँ। यूरोप में देखें तो एक तो है अल्प्स पर्वत श्रृंखला, ठीक। अल्प्स पर्वत श्रृंखला जो भूमध्य सागर से जस्ट उत्तर में विद्यमान है,
और यूरोप के यूँ कह सकते हैं कि पश्चिमी भाग में विद्यमान हैं। और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में जो हैं ये इस पर्वत श्रृंखलाएँ विद्यमान हैं। उत्तरी हिस्से में जो विद्यमान है उसका नाम है एटलस, और दक्षिणी में जो विद्यमान है उसका नाम है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत अफ्रीका के दक्षिण में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत हैं, और नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती हैं, और सहारा मरुस्थल भी अफ्रीका महाद्वीप में है। एटलस पर्वत श्रृंखला भी वहाँ विद्यमान है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विद्यमान पर्वत श्रृंखला का बात करें तो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके अलावा ग्रेट सैंडी डेजर्ट भी ऑस्ट्रेलिया में विद्यमान है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, और इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में, एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका में, और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला भी आपके कहाँ है? अफ्रीका में। नील नदी भी अफ्रीका में है। और अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। तो दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी है। अमेजन का घना जंगल, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, वो दक्षिणी अमेरिका में विद्यमान है। दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में विद्यमान है। दक्षिण अमेरिका में पर्वत श्रृंखला जो पूरे पश्चिमी भाग में विद्यमान है, पर पश्चिमी भाग के लाइन मतलब एकदम बॉर्डर लाइन के पास ये श्रृंखला विद्यमान है। इसका नाम है एंडीज पर्वत, दक्षिणी अमेरिका। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका की स्थिति की, तो दक्षिणी अमेरिका जो है अफ्रीका महाद्वीप की तरह ही भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास में है। यानी कि यूँ कह सकते हैं भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ इसका 20% हिस्सा है, और विषुवत रेखा जो कहते हैं इसके नीचे की तरफ इसका 80% हिस्सा है। और यूँ कह सकते हैं कि मकर रेखा जो दक्षिणी विद्यमान है वो लगभग मध्य से होकर गुजरती है दक्षिण अमेरिका की, इसलिए इसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ विद्यमान है, पूरा ही उत्तर की तरफ विद्यमान है। हालांकि दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्सा हैं वो भी उत्तरी गोलार्ध में विद्यमान है, फिर भी इसका नाम दक्षिणी क्यों है? क्योंकि 80% हिस्सा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है और 20% हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए 80% हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण इसका नाम दक्षिणी अमेरिका है, जिसमें अमेजन नदी विषुवत रेखा के नीचे बहती हैं। कुछ नदियाँ इसमें ऊपर से आकर के मिलती हैं अमेजन नदी में। पर्वत श्रृंखला का पूरा हिस्सा जो है लगभग कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर विषुवत रेखा गुजरती हैं, और नील नदी विषुवत रेखा के ऊपर रह जाती है उत्तर की तरफ। ठीक है, अब हम बात करें अगर मरुस्थल की, तो सहारा मरुस्थल पूरा ही विषुवत रेखा के उत्तर में विद्यमान है। हालांकि यूँ भी कह सकते हैं कर्क रेखा के आसपास विद्यमान है, जो उत्तर में विद्यमान है 23.5 डिग्री। इसके बाद अगर बात करें उत्तर अमेरिका की, तो उत्तर अमेरिका विषुवत रेखा तो उत्तर में है ही है, कर्क रेखा के भी संपूर्णतः उत्तर में है उत्तरी अमेरिका। इसमें जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उसमें रॉकी पर्वत श्रृंखला जो पश्चिम में विद्यमान है, उसके उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में विद्यमान रॉकी पर्वत, और इसके अलावा इसके पूर्वी भाग में है अपलेशियन पर्वत। और इसमें उत्तरी अमेरिका और कनाडा जो इसमें महत्वपूर्ण देश हैं, और कुछ हिस्सा जो है रूस का भी इसमें टच में आता है। हालांकि यूँ कह सकते हैं ये आपस में एक दूसरे के मिले हुए हैं। उत्तरी अमेरिका और एशिया लगभग एक दूसरे के आमने सामने के भागों में विद्यमान होते हैं। इसकी बाद ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बराबर मध्य से होकर गुजरती हैं, और ऑस्ट्रेलिया का यूँ कह सकते हैं कि 60% भाग जो हैं वो दक्षिण में विद्यमान है, और मकर रेखा के 40% भाग जो हैं 40% भाग उत्तर में विद्यमान है, मकर रेखा के उत्तर में। लेकिन मकर रेखा चूँकि पूरी दक्षिणी गोलार्ध में आती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया पूरा दक्षिणी गोलार्ध में है। हालांकि एशिया का कुछ हिस्सा भी दक्षिणी गोलार्ध में आता है, मामूली सा, मतलब वो काफ़ी नीचे हैं। और ये सारे जो अलग अलग छोटे छोटे द्वीप आते हैं वो द्वीप जा कर के दक्षिणी गोलार्ध में चले जाते हैं। बाकी एशिया संपूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में विद्यमान है, यहाँ तक कि कर्क रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में विद्यमान है उससे भी 80% भाग ऊपर विद्यमान है।
पूरा यूरोप उत्तरी गोलार्ध में विद्यमान है, और यहाँ तक कि कर्क रेखा से ही पूरा गोलार्ध ऊपर है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है उससे भी ऊपर विद्यमान है। तो कटिबंध की बात करूं तो भूमध्य रेखा जो होती है उससे नीचे की तरफ मकर रेखा और ऊपर कर्क रेखा, और कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य का जो भाग होता है वो कहलाता है उष्ण कटिबंध। और उष्ण कटिबंध में कौन कौन से बड़े बड़े भाग आते हैं? उष्ण कटिबंध में दक्षिणी अमेरिका आता है, अफ्रीका तो आता ही आता पूरा, भारत का मतलब दक्षिणी भारत जो है पूरा ही कर्क रेखा से लेकर के कर्क रेखा से विषुवत रेखा तक ही फैला है, हालांकि ज़्यादातर भाग। तो ये हमारा दक्षिणी भारत जो है वो आता है उष्ण कटिबंध में, और दक्षिणी भारत से ऊपर के हिस्से जो उत्तरी भारत की तरफ आते हैं वो चले जाते हैं शीतोष्ण कटिबंध में। शीतोष्ण कटिबंध और फिर शीत कटिबंध दक्षिणी हिस्सों की और उत्तरी हिस्सों की तरफ चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं, वापस आ जाते हैं अब देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर का गर्त मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर यानी 11,022 मीटर। प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा भाग है। गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी यह कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? मतलब देखो, 11,000 कहाँ है और 8,000 कहाँ है? 3-4,000 का तो सीधा ही फर्क पड़ा है, गहराई ज़्यादा है समुद्र तल की ऊंचाई की बजाय। मैं आपको एक रोचक तथ्य बताऊं, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नॉर्वे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेनजिंग नॉर्गे शेरपा। शेरपा वाला कल जिक्र जो आपने किया था, G20 में भी शेरपा जो होते हैं वो शेरपा यही शेरपा हैं, और ये शेरपा जो हैं भारत के हैं तेनजिंग नॉर्गे शेरपा। 29 मई 1953 में पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है, और एडमंड हिलेरी पहले व्यक्ति थे, और भारत के तेनजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी, जो 16 मई 1975 को, देखो मई महीने में चढ़े हैं। न्यूजीलैंड का जो हिलेरी व्यक्ति है वो पहला व्यक्ति चढ़ा, और महिला जापान की थी। जापान की महिला जो है वो पहली बार 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखी। और बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई, ये भी मई महीने में है, 23 मई 1984 को पहला कदम माउंट एवरेस्ट पर रखती। मैं आप बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, भारत के तेनजिंग नॉर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक, महिलाओं की बात करें तो जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी। जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और भारत की महिला की बात करें तो बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर पहला कदम रखा। भारत की पहली महिला 1984 में मई महीने में 23 तारीख को चढ़ती हैं बचेंद्री पाल, भारत की पहली महिला जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा 23 मई 1984। एवरेस्ट पर पहला कदम बचेंद्री पाल भारत की महिला रखती है। और भारत के पहले व्यक्ति देखें तो वो हैं तेनजिंग नॉर्गे शेरपा, 29 मई 1953 को चढ़ते हैं। 1953 को पहला व्यक्ति एवरेस्ट पर चढ़ रहा था भारत की ओर से। और बचेंद्री पाल पहली महिला जो 1984 में चढ़ती है, मई 1984 में। इसके बाद पहले व्यक्ति की बात करें अगर चढ़ने वाले की, तो वो है न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नॉर्गे शेरपा।
पृथ्वी के सबसे ऊंचा भाग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि जो माउंट एवरेस्ट वो शायद नेपाल में होना चाहिए। अब महाद्वीप की बात करते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। चित्र में हमने देखे भी हैं। विश्व के मानचित्र को देखना है आपको और समझना है, ठीक है। और स्थल का बहुत सारा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में है। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत सारा भाग उत्तरी गोलार्ध में विद्यमान है, दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम भाग विद्यमान है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी का अगर कुल क्षेत्रफल देख लें तो उसके 1/3 भाग में एशिया फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में विद्यमान है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत हैं। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत हैं, इसे यूरोप से अलग करती है वो, ठीक है। और यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को हम यूरेशिया कहते हैं, यूरोप एशिया। यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया से पश्चिम में स्थित है। बात तो सही, पश्चिम की तरफ जाने पर एशिया से पश्चिम की तरफ यूराल पर्वत श्रृंखला के बाद यूरोप शुरू हो जाता है। इसके अलावा आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त जो उत्तरी गोलार्ध में विद्यमान है, ये 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के बड़े मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाना है आपको, समझ जाइए आप। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका जो है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। ये चारों ओर से समुद्र और महासागरों से घिरा है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखेंगे तो आप देखेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किन किन भागों से कैसे गुजरती हैं, और तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अब हम समझते हैं उत्तरी अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका जो ऊपर की तरफ विद्यमान है। ये दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से अलग होता है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है जल संधि से अलग होते हैं, वो है पनामा स्थल संधि, स्थल संधि से अलग होते हैं, उसका नाम है स्थल संधि, और पनामा स्थल संधि उसे हैं, ठीक। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में विद्यमान है। उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी यानी ऊपर की तरफ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी गोलार्ध में तो होगा ही होगा, और दूसरी बात ये पश्चिमी गोलार्ध में विद्यमान है, यानी कि यूरोप से गुजरने वाली जो रेखा है उसके पश्चिम में विद्यमान है। तीसरी पश्चिमी उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में विद्यमान है। ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। इन महासागरों के नाम आपको बताने हैं। 3 महासागरों से कौन कौन से महासागरों से उत्तरी अमेरिका घिरा है? तो उत्तरी अमेरिका जिन 3 महासागरों से घिरा है उन महासागरों के नाम हैं, उत्तरी अमेरिका घिरा है उन महासागरों के नाम क्या हैं? प्रशांत महासागर एक, और दूसरा है आर्कटिक महासागर, और तीसरा है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, मेरे हिसाब से ये 3 महासागर है जिनसे उत्तरी अमेरिका घिरा हुआ। गूगल कर लीजिए, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। देखिए बेहद सुंदर चित्र दिया गया है। ऊपर उत्तरी अमेरिका है, नीचे दक्षिण अमेरिका है, उसके बीच की स्थल संधि जिसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं दी हुई है। अब हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका की, जिन जो है उत्तरी अमेरिका से स्थल संधि पनामा स्थल संधि के द्वारा अलग होता है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर विद्यमान है आपको पता लगाना है। दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में विद्यमान है दक्षिणी महासागर, और पश्चिम में विद्यमान है प्रशांत महासागर। तो दक्षिणी महासागर और प्रशांत महासागर मेरे हिसाब से इसमें विद्यमान होने चाहिए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो दक्षिणी अमेरिका में विद्यमान है, जो इसके लगभग पश्चिमी भाग में विद्यमान है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज दक्षिणी अमेरिका में विद्यमान है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन बहती है। विश्व की
सबसे लंबी नदी अमेजन बहती हैं। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन बहती हैं। देखिए ऊपर जो अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में बात हुई थी वो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा था, नील नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। और यहाँ पर लिखा गया है दक्षिणी अमेरिका के संदर्भ में अफ्रीका के बाद कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला इसके उत्तर में, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी में डिफरेंस है। सबसे लंबी नदी नील है, सबसे बड़ी नदी अमेजन है। ऑस्ट्रेलिया विश्व की सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में विद्यमान है। ये चारों ओर से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका विश्व का सबसे अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव जो है उसके चारों ओर फैला हुआ है। चूंकि ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। किसी भी प्रकार के स्थायी मानव निवास वहाँ पर नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र वहाँ विद्यमान है। भारत के शोध केंद्र भी वहाँ विद्यमान है और इनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री भारत के शोध संस्थान वहाँ पर विद्यमान है। अब हम बात करते हैं जलमंडल की। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल और 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप विद्यमान हैं। इसमें महासागर और नदियाँ विद्यमान हैं। झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल और वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक जल महासागरों में पाया जाता है और ये इतना अधिक खारा है कि इसे पिया नहीं जा सकता। शेष जल बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों के रूप में, हिमनदियों, भूमिगत जल के रूप में विद्यमान है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल के लिए होता है। इसके कारण से नीले ग्रह में रहने के बावजूद हमें पानी की कमी महसूस होती है। बात करते हैं महासागरों की। महासागर जल मंडल के दो मुख्य भाग हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब दो नहीं, मुख्य भाग है। महासागर जल मंडल के मुख्य भाग आपस में जुड़े रहते हैं। महासागर हमेशा गतिशील रहता है। इसमें तरंगें, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। महासागर जल की 3 मुख्य गतियां हैं। कौन कौन सी? तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं, तरंगें, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। 3 मुख्य गतियां, जब तरंग आती रहती है, ज्वार भाटा भी आते रहते हैं और महासागरीय धाराएं भी आती रहती हैं। 3 महासागरीय मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर देखें, बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर प्रमुख हैं। बड़े से छोटे मतलब सबसे पहले बड़ा बताऊंगा मैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर और तीसरा है बड़ा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर और पांचवा आर्कटिक महासागर। ठीक है, यह आपको समझना चाहिए कौन कौन से महासागर इसमें विद्यमान है। देखिए इसमें सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद में पश्चिम की ओर शुरू होता है। ठीक, प्रशांत महासागर जो है वो वापस इधर एशिया से भी मिलता है। तो एशिया, उत्तरी अमेरिका से शुरू होकर के एशिया तक भाग के मध्य में विद्यमान है सागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है वह उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप के मध्य विद्यमान है। आर्कटिक महासागर जो है वो उत्तरी गोलार्ध की ओर विद्यमान है। दक्षिणी गोलार्ध की ओर विद्यमान महासागर को दक्षिणी महासागर कहते हैं। हिंद यानी भारत के आसपास के महासागर को हिंद महासागर कहते हैं। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक महासागर जो यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के मध्य में विद्यमान है। तीसरे की बात करें तो हिंद महासागर है जो हमारे भारत के आसपास विद्यमान है। तो चौथा सबसे बड़ा की बात करें तो वो है दक्षिणी महासागर जो मतलब दक्षिणी गोलार्ध की ओर विद्यमान है। और पांचवा है आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार ये महासागरों की बात यहाँ हमने की।
प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। एशिया भाग, एशिया जो महाद्वीप, जिस प्रकार एशिया जो है 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा और ये 1/3 भाग पर फैला, उसी प्रकार महासागरों में सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ठीक, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के चारों ओर स्थित हैं। ये किनके? एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के और उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के चारों ओर ये विद्यमान है। ठीक है, चारों ओर स्थित हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का आप पता लगा सकते हैं, ग्लोब की सहायता से पता लगा पाएंगे। एशिया और ऑस्ट्रेलिया तो एक तरफ हैं और दूसरी तरफ एशिया से लेकर के उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में विद्यमान है, मैंने जैसा कि बताया, तो प्रशांत महासागर हो गया ये। ठीक है, और अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा के अक्सर एस के आकार का है। पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप अफ्रीका है। मतलब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप अफ्रीका के दरमियान ये विद्यमान है। ऐसा आकार का आकर अटलांटिक महासागर कहलाता है। मतलब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है, वो है उत्तर और दक्षिणी अमेरिका। उत्तर और दक्षिणी अमेरिका से लेकर के एशिया तक जो दूसरी तरफ पृथ्वी के विद्यमान है वो सागर कहलाता प्रशांत, और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से लेकर के यूरोप के बीच का भाग है वो अटलांटिक महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर हो गया। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है, मतलब ऐसे कांटों की तरह, जो कोरोना कैसे होते हैं वैसे, तो इसलिए इसे दंतुरित तट रेखा कहते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, ये ऐसा आकार का है। पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। ये अनियमित और दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि ये सबसे व्यस्त महासागर हैं। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया और पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया विद्यमान है। दक्षिणी महासागर जो है वो अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। ये महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री और दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। मतलब दक्षिणी महासागर की बात करें तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है दक्षिणी महासागर। ये अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। 60 डिग्री से अंटार्कटिक तक फैला हुआ महासागर जो है वो दक्षिणी महासागर कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण के बाद आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में विद्यमान है। देखिए, दक्षिणी महासागर तो दक्षिण गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में विद्यमान है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में विद्यमान है। उत्तर ध्रुव वृत्त के चारों ओर फैला हुआ है। ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है आर्कटिक महासागर, जिसे कहते हैं बेरिंग जल संधि। ये उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की। तो हमारे चारों ओर की गैस की परत से घिरा हुआ, जैसे वायुमंडल कहते हैं। वायु की पतली परत इस ग्रह का एक महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं। वायुमंडल में हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है, 1600 किलोमीटर तक। वायुमंडल को उनके घटकों और तापमानों के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को सतह से शुरू करते हैं तो क्षोभ मंडल सबसे पहले, फिर ऊपर की तरफ जाते हैं तो दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। 5 मंडलों में बटा हुआ है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो मध्य मंडल ऊपर के 2 और नीचे के 2 के मध्य में विद्यमान है। अब देखते हैं क्षोभ मंडल में हम क्या कर सकते हैं। वायुयान जो है क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। ठीक, क्षोभ मंडल में वायुयान उड़ते हैं। और इसके अलावा हम गुब्बारे की जो बैलून से हम जो यात्रा करते हैं वो भी क्षोभ मंडल तक ही सीमित हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं समताप मंडल की।
तो क्षोभ मंडल से ऊपर उड़ सकते हैं वायुयान समताप मंडल के मध्य लगभग। हम इसमें जब जो भी ये जिक्र करेंगे मैं आप अंदाज से बता रहा हूँ। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल में बरसात वगैरह इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मध्य मंडल से ऊपर आयन मंडल है। आयन मंडल में जो है आयन मंडल की किरणें वगैरह हैं। और बहिर्मंडल में आयन मंडल से ऊपर जो मंडल है बहिर्मंडल, उसमें हमें जो ये उपग्रह वगैरह है देखने को मिलता है। देखते हैं इसमें सारा समझते हैं कैसे लिखा हुआ है इसमें। देखिए वायुमंडल 1600 किलोमीटर तक फैला। वायुमंडल को 5 गणों में बांटा जाता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बना होता है और साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है ये। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन का 21%, दूसरी और कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि लगभग 1% होती हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों के जीवन के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि भी बहुत कम मात्रा में विद्यमान है, लेकिन ये पृथ्वी के छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। छोड़ी ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड जो है पकड़े रखती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। ये घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये घनत्व घटता जाता है। पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के साथ में सांस लेने में कठिनाई होती है, इसलिए वो अपने साथ कुछ गैस सिलेंडर लेके जाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। वो कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस होता है, कुछ क्षेत्रों में दाब कम होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। अब हम समझते हैं जीवमंडल को। जीवमंडल स्थल, जल, हवा तीनों के एक सीमित कॉमन भाग को कहते हैं। ये वह भाग है जिसमें जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया से लेकर के बड़े स्तनधारियों तक पाई जाती हैं। मनुष्य सहित अन्य प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, तीनों से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगा। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से जुड़ी सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था और झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों को प्रवाहित होने के कारण उसका जल मानव के इस्तेमाल के लिए लायक नहीं रह गया। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय एवं विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों की उत्सर्जित वायु पदार्थों वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इसे भूमंडलीय ताप या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं हम। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताओ। 7 हैं। एशिया, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? अफ्रीका, तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, और चौथा है उत्तरी अमेरिका, 5वां है यूरोप और छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां शायद अंटार्कटिका होगा। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में विद्यमान है। एक तो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दूसरा है अंटार्कटिका। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए। तो विभिन्न परतें यहाँ पर बहुत सारी हैं। क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल, ये परतों के नाम है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि जल विद्यमान है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्यादातर महाद्वीप इस भाग में विद्यमान है। जीवित प्राणी के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीवित प्राणी के लिए जीवमंडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थल मंडल, जल मंडल तीनों के द्वारा ही यहाँ पर जीवन संभव है। अब चिन्हित कीजिए जहाँ पर सही लगे आपको राइट करना है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? यूराल। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा हुआ है? जल संधि के द्वारा? नहीं, स्थल संधि के द्वारा। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत अधिक है? नाइट्रोजन। पृथ्वी का कौन सा भाग चट्टानों का बना हुआ है? स्थल मंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? प्रशांत। महाद्वीप नहीं, महासागर की बात नहीं हो रही है, यह महाद्वीप एशिया। खाली जगह भरें। पृथ्वी का सबसे गहरा मैरियाना ग्रंथ प्रशांत महासागर में है। खालिस्तान महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया, हिंद महासागर। स्थल, जल, हवा एक सीमित भाग जीवन के लिए है, उसे जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल
यूरोप यूरेशिया महाद्वीप को एक दूसरे के साथ यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट जो है वो एशिया में विद्यमान है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हैं वो हम बाद में समझेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।